गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th के बच्चों का जो हमने कल व्याकरण की बुक में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था उसे आगे बढ़ाएंगे। पहले एक बार थोड़ा सा जो हमने कल पढ़ा था उसे रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा था वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। उसके बाद इसके कितने भेद हैं? इसके 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 है, व्यंजन की संख्या है 39। अब स्वर के भी 2 भेद होते हैं और स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनि स्वर कहलाती हैं। इसके 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसके बाद व्यंजन। व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन और उष्म व्यंजन। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे संयुक्त व्यंजन, अयोग, वहा। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन। जब एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमारा जो श क्षत्रिय होता है वो कैसे बना? क प्लस श, के और श के योग से बना है हमारा श क्षत्रिय। क्षमा, रक्षा, कक्षा आदि शब्द। तो इन दोनों वर्णों से जो योग हुआ वो बना श। ये है हमारा संयुक्त करना, 2 वर्णों को एक जगह संयुक्त करना, इसका अर्थ है संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही हमारे आगे 3 व्यंजन और हैं। त, रे, त्र, मात्रा, पत्र, त्रिभुज। उसके बाद ज, र, ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, विज्ञान। शे, रे, श्र, श्रम, शुक्लेख, श्रवण। तो ये 4 हमारे हैं संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आता है अयोग, वहा। अयोग, वहा के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अनुनासिक शब्द, जैसे कि आप सबको पता है, ये वो ध्वनियाँ होती हैं जिन्हें बोलते समय जो हमारी हवा होती है, शब्द वर्णों को बोलते समय जो हवा होती है वो मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। तो इसलिए इन्हें नाक से भी बाहर निकलती है, इसलिए ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। इनमें अधिकतर हम चंद्र बिंदु जो लगाते हैं उसका प्रयोग करते हैं। अब इसके भी 2 जैसे हम कह सकते हैं भाग हम कर सकते हैं। जैसे जब अनुनासिक लिखने के दो चिन्ह मैंने आपको बताया कैसे कर सकते हैं। जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है वहाँ पे तो हम लगाते हैं चंद्र बिंदु। मतलब जब 2 वर्ण लिखे जाते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती तो वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं चंद्र बिंदु का। और यदि पहले वाले वर्ण के साथ मात्रा लगाई जाती है तो वहाँ हम प्रयोग करते हैं अंक की बिंदी का। तो देखिए जैसे गाँव, कुआं, हंसना, पूछ आदि। और इसी प्रकार जब 2 में से एक वर्ण की मात्रा है तो हमने वहाँ पे प्रयोग किया एक बिंदी के रूप में। तो यह है हमारा अनुनासिक। अनुनासिक के को हम 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक चंद्र बिंदु के रूप में। चंद्र बिंदु के रूप में प्रयोग तब होगा जब दोनों वर्णों पर कोई मात्रा नहीं होगी, बीच का स्थान खाली होगा। और दूसरी कंडीशन में हम तब कर सकते हैं जब पहले वर्ण के साथ मात्रा होगी और बीच में, तब हम बिंदी के रूप में अनुनासिक का प्रयोग करेंगे। तो यह है आपका अनुनासिक। उसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार एक आश्रित नासिक के व्यंजन होते हैं। इनको लिखने के लिए हम अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है, जब ये वर्णों के बीच में हम प्रयोग करते हैं तो ये ना की आवाज़ निकालता है। और जब हम इसका वाक्य शब्द के अंत में प्रयोग करते हैं तो इसका जो उच्चारण होता है वो म के रूप में होता है। तो जैसे देखिए आपके यहाँ पे 3rd पॉइंट में दिया गया है स्वयं, अहम, इदम आदि शब्द। तो यहाँ पे शब्द के अंत में बिंदी का प्रयोग किया गया है तो ये माँ की आवाज़ करेगा। और जैसे हम लिखते हैं रंग, पतंग, इन चीज़ों में वर्ण के बीच में जो स्थान खाली है वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं अनुस्वार का। तो वहाँ होता है अंक की बिंदी के रूप में इसका प्रयोग। जैसे नीचे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, के पहले रा के रूप में, च छ छ झ के पहले ना के रूप में। तो इन शब्दों के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए आगे उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। पे प्लस ए प्लस अनुस्वार प्लस के। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पूरा शब्द है वो है पंकज। पंकज में र के रूप में हमने क्या लगाया? अंक की बिंदी का प्रयोग करा। प के बाद जो वर्ण है उसकी जगह करा हमने अंक की बिंदी का प्रयोग। तो इस प्रकार यह वर्ण बन गया पंकज। उसके बाद आगे आता है पे प्लस ए, यहाँ पे अनुस्वार, ठीक है, जे आ। तो यहाँ पे हमारा जो ना है उसकी जगह हमने किया एक अंक की बिंदी का प्रयोग।
तो बन गया हमारा पंकज। इसी तरह आगे तीनों देखिए, पंडित, पंत, पंप। इनमें हमने जो अनुस्वार वर्ण है उसकी जगह पर किया है बिंदी का प्रयोग, इसलिए ये बन गया हमारा अनुस्वार शब्द। अनुस्वार में हम वर्णों के बीच में जो स्थान खाली होता है वहाँ पर अंक की बिंदी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसकी जो नियम है उसके अनुसार अनुस्वार को वर्ण में नहीं लिखा जाता, इसीलिए हम ना के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंक की बिंदी का। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका जो अयोग वहाँ के अंदर जो तीसरा पॉइंट आता है वो है विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग कैसे किया जाता है और इसकी जो ध्वनि होती है वो किस रूप में होती है। जो विसर्ग है इसकी जो ध्वनि होती है वो ह के रूप में निकलती है। दोनों के उच्चारण भी अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे एक के लिए चिन्ह ह बनाया गया है तो दूसरे के लिए विसर्गी। संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में विसर्ग आता था, यदि हिंदी में आ गए तो उनका लेखन भी हम संस्कृत की तरह विसर्ग लगाकर ही करते हैं। जैसे हमारे शब्द हैं अतः, प्रातः, स्वतः, प्रायः आदि। हिंदी में अभी जो विसर्ग का उच्चारण है वो कुछ हद तक समाप्त हो चुका है और इसे हम ह व्यंजन के रूप में ही उच्चारित कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारा जो हमने अभी पढ़ा संयुक्त व्यंजन, उसके बाद पढ़ा हमने अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग जो कि अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक चीज़ और है जिसे कहते हैं आगत ध्वनि। आगत का अर्थ है दूसरी भाषा से अपनी भाषा में ली गई कुछ ध्वनियाँ, जो हमने अरबी फारसी से ज़ और फ के रूप में ली हैं, जिनके नीचे हम नुक्ता लगाते हैं। और तीसरी है अ की, जो हमने अंग्रेज़ी भाषा से ली है। जैसे अ की ध्वनि का प्रयोग करते हैं हम डॉक्टर, मॉल, ऑल आदि इस तरह के शब्दों में करते हैं। अब एक तीसरा पॉइंट जो आता है वो है आपका द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन क्या होते हैं? जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। एक ही प्रकार के दो वर्ण, एक जैसे दो वर्ण, जैसे पहले वर्ण को हम आधा लिखेंगे और दूसरे वर्ण को पूरा लिखेंगे तो ये बन जाता है द्वित व्यंजन। एक पहला वर्ण आधा और स्वर रहित होगा, दूसरा वर्ण पूरा होगा, तब बन जाएगा हमारा द्वित व्यंजन। आधा और पूरा वर्ण को मिलाकर बनेगा एक द्वित व्यंजन। इसी तरह से जैसे आपको एग्जांपल दिए के और के पक्का, आधा चे और पूरा चे बच्चा, आधा चे और जय सज्जा, आधा ले और ल पल्ला, आधा ते प्लस ते पत्ता। ऐसे ही और भी अधिक द्वित व्यंजन हो सकते हैं। अब आता है हमारा मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद। इसके विषय में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमने कितने पॉइंट्स किए? पहला संयुक्त व्यंजन, दूसरा अयोगवाह जिसके अंदर 3 चीज़ थी, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। उसके बाद पढ़ी हमने आगत ध्वनि और उसके बाद द्वित व्यंजन। तो आज हमने जितने ये 5 या 6 पॉइंट्स अपने पूरे किए हैं, इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझेंगे और एक बार में चैप्टर की रीडिंग भी आप ज़रूर करके इन्हें पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारा जो बच गया है अल्पप्राण, महाप्राण, वर्ण विच्छेद और रा के विभिन्न रूप में प्रयोग, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।